नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। 2-3 दिनों के अंतराल के बाद आज की इस वीडियो में 11 से 14 मई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का यहाँ पर संग्रह मैं आपको देने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को एक यूनिक आईडी देने की घोषणा की है और इस पर विशेष जानकारी एकत्र करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम कहाँ गई थी। रिसेंटली ये चीजें खबरों में रही है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा चेन्नई गई थी। अब यहाँ पर इनसे संबंधित एक एक तथ्यों को देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। विस्तृत जानकारी आपके समक्ष यहाँ पर हमने रखा है। जैसे कि पहला पॉइंट है, बिहार शिक्षा विभाग के अनुसार अब बिहार के सभी सरकारी या फिर कहें सभी जो मतलब जिलों में जो सरकारी विद्यालय हैं, तो सभी जगहों पर स्कूलों के बच्चों को एक यूनिक आईडी दिया जाएगा। अब ये यूनिक आईडी क्या होगा, कैसे कार्य करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, ये जो यूनिक आईडी होगा ये 12 अंकों का होगा और ये जो यूनिक आईडी होगा कक्षा 1 में ही बच्चों को आवंटित कर दी जाएगी, जो कि कक्षा 12वीं तक यही रहेगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इससे बच्चों की पहचान हो पाएगी, यानी कि एक प्रकार से ये आईडी कार्ड के रूप में इसका इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ इसके कई और भी कह सकते हैं फायदे हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस आईडी से बच्चों की कक्षा 1 से 12वीं तक की जो उनकी एकेडमिक डिटेल होगी, जो उन्होंने पास फेल किया है, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, वो चीज़ें इसमें मतलब एक प्रकार से देखा जाए मार्कशीट होगा, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, पूरी के पूरी एकेडमिक डिटेल यहाँ पर उपलब्ध होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब सरकारी जॉब को लेकर जब इसका इंटरव्यू होगा, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये मतलब कार्ड का ये सारा बेनिफिट है। इसको लेकर कुछ चीज़ें और भी है, आगे हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक पॉइंट ये है जिसको लेकर ये चीज़ें खबरों में है और इसी आधार पर हम आपको बतला भी रहे हैं। दरअसल इसके बेहतर संचालन और इसके फायदे के बारे में अध्ययन करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक टीम को चेन्नई भेजा गया था। इसी वजह से खबरों का विषय रहा, तो ये चीज़ें हम आपको यहाँ पर बतला रहे हैं। तो ये फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखिए, अलग-अलग घोषणाएँ होती रहती, जैसे कि कुछ समय पहले दिसंबर 2023 में दक्ष जो था बिहार सरकार की शिक्षा विभाग की जो एक मिशन था, मिशन दक्ष, एक पहल था एक्चुअली में, तो वो भी बहुत ज़्यादा खबरों में था और वो आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा भी गया था। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूँ, जो यूनिक आईडी जो हमने आपको बताया ये 12 अंकों का होगा, इसको आप लोग बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का एक आधार कार्ड से संबंधित प्रश्न शायद किसी एग्जाम में पूछा गया है। शायद रेलवे वाले एनटीपीसी एग्जाम में, आई थिंक, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन कहीं पर पूछा गया है। तो आधार कार्ड में जो अंकों की जो संख्या होती है वो कुल मिला के होते हैं 12। आधार कार्ड में देखा जाए तो सभी जो होते हैं वो अंक ही होते हैं, 12 के 12। और वहीं में दूसरी ओर एक चीज़ ये भी आप ध्यान रखिए, जो पेन कार्ड होता है, पेन नंबर में अल्फ़ाबेट और कह सकते हैं डिजिट दोनों होते हैं और इसकी जो संख्या होती है कुल मिला के ये 10 होती है। तो ये दोनों चीज़ों को कुल मिला के आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, जो यूनिक आईडी की हम बात कर रहे हैं, तो इसी प्रकार की एक जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था। देखिए, यहाँ पर वही चीज़ों का ज़िक्र हमने किया है कि 13 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में APAAR यानी कि अपार, जो कि एक राष्ट्र एक विद्यार्थी आईडी कार्ड पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया था। ये जो अपार आईडी कार्ड है जो कि प्रत्येक छात्रों को दिया जाएगा, एक राष्ट्र एक विद्यार्थी कह सकते हैं पहल के तहत, तो वो आईडी कार्ड जो डमी कार्ड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हालाँकि ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कई जगहों पर शुरू हुआ, जैसे कि चेन्नई की हम बात कर रहे थे, चेन्नई में ये कह सकते हैं शुरू हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर जो एक शब्द आया है अपार, APAAR, तो इसका जो पूरा नाम होता है ये होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्ट्री और यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है या फिर यूँ कहें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है। तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से जुड़ी हुई इतनी जानकारी है। हालाँकि जो अपार यूनिक आईडी कार्ड है इसको लेकर विस्तृत जानकारी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर हमने लिखा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की योजना है और देश भर में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं कक्षा 1 से ही उनको ये यूनिक आईडी प्रदान किया जाएगा, जो कि 12वीं तक मतलब उसका एक ही आईडी रहेगा और ये 12 अंकों का होगा और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू किया गया है। और एक प्रकार से देखा जाए तो प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक विशेष पहचान संख्या होगा उसे आइडेंटिफाई करने का, और जो इसका उपयोग है वो यहाँ पर हमने लिखा है। जैसा कि हम आपको बतला रहे थे, पूरी की पूरी एकेडमिक जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी और साथ ही साथ सरकारी नौकरियों और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू तक में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा इस अपार आईडी कार्ड का, जो कि वन नेशन
वन आईडी कार्ड पे ये मतलब आधारित है, ये यहाँ पर समझिएगा। चलिए फिलहाल चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। बताएं कि नरेंद्र मोदी कब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए मुझे लगा, एक्चुअली ये जो चुनावी कह सकते हैं रैली है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन जानकारी पर्पज से ये बिहार है, बिहार में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जानकारी पर्पज से हम आपको ये बतलाना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में चुनावी रैली करने वाले, रोड शो करने वाले, एक्चुअली में रैली तो बहुत लोग मतलब बहुत सारे नेता किए हैं, प्रधानमंत्री की यहाँ पर एक्चुअली बात हो रही है। रैली और सभा बहुत सारे मतलब नेताओं के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, लेकिन रोड शो करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। फिलहाल यहाँ पर एक जानकारी इतनी मतलब प्रश्नों में छुपी हुई है, लेकिन अब यहाँ पर आपसे पूछा गया इसी से रिलेट करते हुए कि बताएं कि नरेंद्र मोदी कब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो 26 मई 2014 ये वो तिथि है जिस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे पहली बार। देखिए अब यहाँ पर इसको लेकर जो विस्तृत जानकारी है मैं आपको दे दूं। यहाँ पर पहला पॉइंट हमने लिखा है कि वैसे तो देश में कई प्रधानमंत्री पटना में चुनावी सभा कर चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री राजधानी पटना में रोड शो किए हैं, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 मई 2024 को किया गया। तो इस लिहाज से ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जरूर ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने इसको बतला दिया है। अगला पॉइंट यहाँ पर नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई उनकी कुछ तथ्यों को लेकर हमने लिखा है, जो कि खास करके इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें अगला पॉइंट है कि नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए थे, और इस वर्ष 2024 में जो आगामी 26 मई है, तो उनके दोनों कार्यकाल को मिलाकर दूसरा कार्यकाल इनका चल रहा है प्रधानमंत्री के रूप में, तो 10 साल पूरा हो जाएगा कब, तो 26 मई 2024 को, ये ध्यान रखेगा। अच्छा, इनसे पहले 2001 में, यानी कि 2001 से लेकर वे 2014 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, और भाजपा में शामिल हुए थे वर्ष 1985 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अच्छा, कुछ अहम जानकारी और भी हमने यहाँ पर रखा है कि 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। अर्थात अगर भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देखें तो प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। और इस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अगर हम आगे देखें तो नरेंद्र मोदी भाजपा से प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे नेता है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना और समझना है। चलिए अगला पॉइंट है कि नरेंद्र मोदी देश की आजादी के बाद जन्मे पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं। ये चीजें यहाँ पर जरूर ध्यान रखिए, स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो कौन है, तो वो है नरेंद्र मोदी। तो फिलहाल यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान रखना समझना है। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब जीता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है विकल्प नंबर ए, यानी कि चीन और चीन। यानी कि थॉमस कप का भी खिताब चाइना ने अपने नाम किया, और उबेर कप का भी खिताब 2024 वाला ये चाइना ने ही अपने नाम किया है। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि दोनों में मतलब कह सकते हैं कि इंडोनेशिया को हराकर ही इस खिताब को चाइना ने अपने नाम किया है। थॉमस कप का जो संबंध है ये बैडमिंटन से है, और ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आइए इसको लेकर जो कंफ्यूजन आपके मन में है वो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए थॉमस कप और साथ ही साथ जो हम बात कर रहे हैं उबेर कप की, इसका संबंध जो है क्रमशः पुरुष और महिला बैडमिंटन टीम से है। यानी कि थॉमस कप जो संबंधित है ये पुरुष बैडमिंटन टीम से, और जबकि उबेर कप जो संबंधित है ये महिला बैडमिंटन टीम से संबंधित है। ये यहाँ पर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है कि 2024 वाला जो संस्करण है इसका आयोजन अभी हाल ही में 27 अप्रैल से लेकर 5 मई 2024 तक चेंगडू चाइना में किया गया था। ये इसका आयोजन यहाँ पर हुआ था, और चीन ने इंडोनेशिया को 4-1 से हराकर 11वीं बार थॉमस कप का खिताब अपने नाम किया। यानी कि पुरुष बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, किसे हराकर, तो इंडोनेशिया को हराकर। जबकि वहीं महिला वर्ग में, यानी कि अगर हम बात करें उबेर कप की, तो इंडोनेशिया को हराकर ये 16वीं बार थॉमस कप का खिताब चाइना ने अपने नाम किया। अतः दोनों वर्गों में, यानी कि पुरुष और महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में, अर्थात थॉमस कप और उबेर कप में जो खिताब है वो इंडोनेशिया को हराकर क्रमशः मतलब दोनों का जो खिताब है वो चाइना ने ही अपने नाम किया है। आई होप आप यहाँ पर इसे समझ चुके हैं।
अभी रिसेंटली चाइना ने ये 2024 वाला खिताब दोनों वर्गों का अपने नाम किया है, तो ऐसा एक और बार हुआ था 2012 में। यानी कि पिछली बार 2012 में, यहाँ पे के नहीं बल्कि में होगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। पिछली बार 2012 में चीनी बैडमिंटन टीम ने विश्व टीम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों खिताब एक साथ जीता था। तो अब हाल ही में 2024 में, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत एकमात्र बार 2022 में थॉमस कप का खिताब जीता था। ये थॉमस कप संबंधित है पुरुष बैडमिंटन चैंपियनशिप से, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उबेर कप की बात करें तो उबेर कप का खिताब भारत अब तक नहीं जीत पाया है, ये भी यहाँ पर समझना है। तो थॉमस कप और उबेर कप से संबंधित भारत को लेकर ये जानकारी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी ये खबरों का विषय है और बदलते हुए पैटर्न को ध्यान रखें बीपीएससी की। तो जो चीजें खबरों में रहते हैं उनसे संबंधित तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारा पिछले 2-3 सालों का अनुभव कहता है और इस चीज को लेकर आप लोग श्योर रहिएगा। और जानकारी जितनी भी यहाँ पर हम आपको देते हैं सभी को नोट करिएगा। नोट नहीं कर सकते तो हमारा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, जिसके माध्यम से चीजें आपकी बेहतर होगी और एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लीजिए। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जो हम राजनीतिक दल की बात कर रहे थे एक्चुअली भाजपा की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की, तो ये भी कई बार पूछे गए हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। ऐसे तो सामान्य रूप से देखा जाए तो लगभग छात्रों को ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला याद ही रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। या फिर आप लोग जानते ही होंगे कि 28 दिसंबर 1885 को ये इंडियन नेशनल कांग्रेस अस्तित्व में आया था। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर कई सारी जानकारी है जो कि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं और कई सारी चीजें पूछे भी गए हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग जरूर पढ़िएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार बनते हैं। लेकिन वहीं पर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे। एक जानकारी मैं आपको दे दूं, चूंकि ये बहुत ज़्यादा खबरों में रहा था। कुछ समय पहले अगर आप गूगल पे सर्च करते कि दुनिया के सबसे बेवकूफ़ प्रधानमंत्री कौन है, तो उस स्थिति में जो गूगल द्वारा रिजल्ट दिया जाता था, जो मतलब डेटा सामने आता था इंटरनेट पर, वो नरेंद्र मोदी की ही तस्वीर होती थी। हालांकि अब ये चीज़ें शायद ख़त्म कर दिया गया है, वो चीज़ अब नहीं दिखती, बहुत कम दिखती है। तो ये बहुत खबरों का विषय रहा था और बहुत जगह ये मतलब विवाद भी हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और जानकारी पर्पज़ से मैं यहाँ पर बतला रहा हूँ। चलिए यहाँ पर हम आगे चलते हैं और जो हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की, ऐसे में एक सर्वे हुई थी और ऐसा सर्वे भारत में पहली बार हुआ है। आई थिंक आपने इस सीरीज में इसको लेकर पूरी जानकारी एकत्र किया है, प्राप्त किया है। देखिए इस चीज़ को हम यहाँ पर पुनः दोहरा रहे हैं, अगर आपका ये छूट चुका है तो ये आपका यहाँ से पूरा होगा। देखिए आपको बता दूं कि ये जो लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की सूची अभी जारी हुई एक सर्वे के आधार पर, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इसमें पहले स्थान पर है और साइड में इनकी जो रेटिंग इन्हें मिली है ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो पहले स्थान पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तीसरे स्थान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा, चौथे स्थान पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और पांचवें स्थान पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनिक साहा। इसमें नीतीश कुमार का नाम दूर दूर तक नहीं है। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी मैं आप सबों को दे दूं, रिसेंटली एक पीडीएफ हमारे द्वारा लॉन्च हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो कुछ समय पहले लॉन्च हुआ था। बिहार स्पेशल 2023 का जो खास करके कह सकते हैं करंट अफेयर्स का वार्षिकांक था, ये वन लाइनर फॉर्मेट में था। ये वन लाइनर जरूर था, लेकिन चीज़ें जिस प्रकार से हमने इसमें डाला है तो वो कहीं ना कहीं बेहतर है और बहुत सारे मतलब पूरे ईयर का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह है। कोई भी प्रश्न बनेगा बिहार का तो वो यहीं से होगा, ये हमारा दावा है। और रिसेंटली एक पीडीएफ ये लॉन्च हुआ है, जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक का इसमें हमने करंट अफेयर्स का संग्रह दिया है, जिसमें कि बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों को शामिल किया गया है। आप चाहें तो ये सभी पीडीएफ को हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम चलेंगे आगे, आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश। हालांकि दोनों देशों के मध्य ये जो समझौता हुआ था 2014 में ही हुआ था। अभी ये जो समझौता है इसको रिन्यू किया गया है। वही चीजें यहाँ पर लिखा गया कि भारत सरकार अगले 5 वर्षों में, यानी कि 2025 से लेकर 2030 तक के लिए 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनकी क्षमता निर्माण करने के समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेशी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
दोनों देशों के मध्य ये जो समझौता हुआ था 2014 में हुआ था, जिसे हाल ही में नवीनीकृत यानी कि रिन्यू किया गया है, जो कि संचालित होगा 2025 से 30 तक। और इस दौरान 1500 यानी कि 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को यहाँ पर भारत में या फिर भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये चीजें खबरों में है, ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी या फिर ये समझौता पहली बार कब हुआ था? अभी तो इसका रिन्यू किया गया है। ये शुरुआत हुआ था या फिर जो समझौता हुआ था 2014 में हुआ था। चलिए, बांग्लादेश की बात हुई है तो पिछले वीडियो में एक जानकारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बतलाया था। रिसेंटली आईसीसी की तरफ से घोषणा हुआ है कि महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप ये 3 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक ये बांग्लादेश में आयोजित होगा, बांग्लादेश की मेजबानी में। अच्छा, ये दूसरी बार है जब बांग्लादेश इसकी मेजबानी करेगा। वहीं पर अगर हम बात करें पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की, तो इसका आयोजन 1 से लेकर 29 जून 2024 तक ये वेस्टइंडीज और अमेरिका की मेजबानी में आयोजित होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझना, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ अहम जानकारी मैं आपको दे दूं टी20 क्रिकेट विश्व कप से संबंधित। सबसे पहले बात करेंगे पुरुष वर्ग की, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, पुरुष वर्ल्ड कप या फिर पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 1 से लेकर 29 जून 2024 तक वेस्टइंडीज और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। अच्छा, पिछले वीडियो में गलती से यहाँ पे मिस टाइपिंग हुआ था और फ्लो में मेरे मुंह से ये निकल गया 2009। आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 2007 होगा। 2007 में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में ये खेला गया था और भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बना था टी20 विश्व कप का पहले संस्करण का। अच्छा, अब तक की बात करें तो इस संस्करण में या फिर जो टी20 विश्व कप है, इसमें भारत एक बार, पाकिस्तान भी एक बार, और साथ ही साथ इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की बात करें तो दो बार। इसके अतिरिक्त श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को एक एक बार अपने नाम किया है। पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की जो सबसे सफल टीम रही है अब तक, ये इंग्लैंड और वेस्टइंडीज है। पिछला वाला जो खिताब है ये इंग्लैंड ने ही अपने नाम किया है। अच्छा, अब दूसरी ओर बात करते हैं महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की। ये पहली बार 2009 में खेला गया था और अब तक के विजेताओं की बात करें तो सबसे अधिक बार ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। और इसके अतिरिक्त जो अन्य 2 संस्करण है, जो कि पहला था 2009 वाला, ये इंग्लैंड ने जीता था और फिर 2016 में वेस्टइंडीज ने। यानी कि सबसे सफल टीम जो है ये है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एक और जानकारी है जो कि अभी हम कुछ समय पहले आपको दिए थे। आपको ध्यान रखना है कि आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो आधिकारिक गान है, यानी कि जो कह सकते हैं ऑफिशियल एंथम है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये अभी जारी किया गया। इसे ग्रैमी पुरस्कार विजेता कलाकार सीन पॉल, जो कि जमैका में, और साथ साथ सोका सुपरस्टार केस के द्वारा तैयार किया गया है। ये चीजें ध्यान रखिए। अच्छा, ग्रैमी पुरस्कार जो है ये संगीत की दुनिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो तस्वीर में 3 लोग आपको दिख रहे हैं, आप सभी ने जानते होंगे, ये भारत के हैं युवराज सिंह, और जो बीच में है ये जमैका के हैं उसेन बोल्ट, और सबसे पीछे आप इनको जानते होंगे क्रिस गेल हैं वेस्टइंडीज के। इन तीनों को अभी हाल ही में आईसीसी ने पुरुष टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये चीजें यहाँ से समझने योग्य है, ध्यान रखने योग्य है। चलिए, अगला 5वां प्रश्न है कि बताएं कि व्लादिमीर पुतिन हाल ही में कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये 5वीं बार है जब रशिया के राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर पुतिन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 7 मई 2024 को व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रशिया के राष्ट्रपति पद की शपथ लिए हैं। आप यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। दरअसल रूस में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था 15 से 17 मार्च 2024 को, इस चुनाव में राष्ट्रपति पुतिन को, या फिर यूं कहें व्लादिमीर पुतिन को 88% मत मिला। एक प्रकार से बहुमत के साथ यहाँ पर इनकी सरकार बनी है। ये 5वीं बार है जब ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। व्लादिमीर पुतिन वर्ष 2000 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे, जिसके बाद यानी कि 2000 के बाद जो अन्य 3 बार हैं, ये 2004, 2012, 2018। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली बार 2000 में, फिर 2004, फिर 2012, फिर 2018 और रिसेंटली 2024। कुल मिला के 5 बार ये राष्ट्रपति अब तक बन चुके हैं। तो यहाँ पर अब छठा प्रश्न है कि फिल्म टाइटैनिक में कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का रोल प्ले करने वाले किस महान हॉलीवुड एक्टर का हाल ही में 5 मई को 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अच्छा, एक और रीजन है जिस वजह से हम यहाँ पर ये प्रश्न को शामिल किए हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि बर्नार्ड हिल। बी नंबर यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं दे दूं। यहाँ पर एक एक करके देखिए। पहला पॉइंट है कि टाइटैनिक फिल्म जो कि दिसंबर 1997 में, यानी कि 1997 में रिलीज हुई थी, और इसी मूवी में कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का रोल प्ले किए थे बर्नार्ड हिल, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है।
और जिस वजह से यहाँ पर प्रश्न को हमने शामिल किया है, कुछ अतिरिक्त जानकारी है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इस फिल्म की बात करें जो कि 1997 में रिलीज हुई थी, ये आरएमएस टाइटैनिक नामक एक विशाल ब्रिटिश यात्री जहाज पर आधारित थी। इस जहाज को इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। अच्छा, इस जहाज की बात करें तो इस जहाज का पहला सफर अप्रैल 1912 में साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर का था। यानी कि इंग्लैंड का जो साउथहैम्पटन शहर है, यहाँ से अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर के बीच ये इसका पहला सफर था। हालांकि पहले सफर के दौरान 14-15 अप्रैल की जो मध्य रात्रि थी 1912 में, यह जहाज अपने पहले सफर में ही समुद्र में समा गई। तो वो डेट था 14 से 15 अप्रैल 1912। ये इस जहाज का पहला सफर था और पहले ही सफर में ये समुद्र में समा गया था और हजारों लोगों की जान ये मतलब इस दुर्घटना में गई थी। ये चीजें यहाँ पर समझिएगा, दुर्घटना हुई थी 14-15 अप्रैल 1912 को। अब यहाँ पर आपको मैं एक जानकारी और भी दे दूं, यहाँ से आपके बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इस वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, पिछले साल 18 जून 2023 को टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई पनडुब्बी टाइटन विस्फोट के कारण या फिर विस्फोट का शिकार हो गई थी और इस हादसे में पनडुब्बी टाइटन पर सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई थी। एक प्रकार से ये घूमने के लिए यहाँ पर गए थे। जो टाइटैनिक जहाज का मलबा यहाँ पर अटलांटिक महासागर में है, तो इस टाइटन नामक एक पनडुब्बी के माध्यम से, जो कि ओशन गेट एक कंपनी है जो कि समुद्र में सफर कराती है, जो खास करके पर्यटक होते हैं जो घूमने जाते हैं, तो इसी कंपनी का एक कह सकते हैं पनडुब्बी था। और यही टाइटन नाम ही या फिर टाइटन से रिलेटेड ही एक प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बताऊं, जो 5 लोगों की मौत हुई जो हादसे के शिकार हुए, वो सभी अरबपति थे। चलिए, यहाँ पर जो आप ये जहाज देख रहे हैं, यही एक खास करके ब्रिटिश यात्री जहाज है जो कि विशालकाय जहाज था। ये 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जो जहाज था, ये साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के सफर पर निकला था और पहले सफर के दौरान 14 अप्रैल 1912 को, एक्चुअली कई स्रोत में 14 और 15 अप्रैल भी दिखेगा। 14-15 अप्रैल की जो रात्रि थी, मध्य रात्रि, टाइटैनिक हादसे का शिकार हुई थी और अटलांटिक महासागर में डूब गया था। तो ये चीजें आप लोग समझिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस फुटबॉल क्लब ने 36वीं बार ला लीगा 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि रियल मैड्रिड ने, यानी जो फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, इसने इस खिताब को 36वीं बार अपने नाम किया है। आपको बता दूं कि ला लीगा एक स्पेनिश लीग फुटबॉल टूर्नामेंट है। हाल ही में रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 36वीं बार ये ला लीगा टूर्नामेंट का जो खिताब है ये अपने नाम किया है। और ये पहले स्थान पर रहा कौन? तो रियल मैड्रिड। जबकि गिरोना फुटबॉल क्लब की बात करें तो ला लीगा की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रही और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ये तीसरे स्थान पर रही। तो ये क्रम यहाँ पर क्रमशः आप लोग ध्यान रखिए। अच्छा, ला लीगा की बात हो रही है तो ऐसी जानकारी हमने पिछले साल आपको दिया था। देखिए, सितंबर 2023 में पश्चिम बंगाल सरकार, या फिर यूं कहें ममता बनर्जी की सरकार, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ममता बनर्जी ने राज्य में फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन की ला लीगा फुटबॉल क्लब के साथ एक समझौता किया था। आप यहाँ पर ममता बनर्जी को तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। तो ला लीगा के साथ ही ये समझौता किया गया था सितंबर 2023 में, ताकि पश्चिम बंगाल में फुटबॉल का जो है वो एक प्रकार से विकास किया जा सके। चलिए, अगला प्रश्न। अच्छा, यहाँ पे फुटबॉल की बात हो रही है तो फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था वो है फीफा। और फीफा को लेकर ये चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। पिछला जो वर्ल्ड कप था फीफा का, ये 2022 में कतर की मेजबानी में आयोजित हुआ था। और आपको ये ध्यान रखना कि अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच ये फाइनल मुकाबला हुआ था और अर्जेंटीना चैंपियन बनी थी 36 साल के बाद। और किसकी कप्तानी में? तो लियोनेल मेसी की कप्तानी में। और इस लिहाज से ये अर्जेंटीना का तीसरा वर्ल्ड कप का खिताब था। हालांकि इससे पहले 1978 और 1986 में अर्जेंटीना इस खिताब को अपने नाम कर चुकी है। अच्छा, यहाँ पर जो फीफा की बात हो रही है तो रिसेंटली एक जानकारी हमने दिया था, लंदन में ये फीफा अवार्ड 2023 जारी हुआ था, या फिर जो आयोजन था, पुरस्कार वितरण समारोह ये आयोजित हुआ था। यहाँ पर जो अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब मिला लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। उसी प्रकार से विमेंस कैटेगरी में आयत्याना बोनमती जो कि स्पेन की है, और कई कैटेगरी और है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी को ध्यान आप लोग रख लीजिएगा। हमने समय समय पर इसकी जानकारी विस्तृत तौर पर आपको दिया है। फिलहाल स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, फीफा की स्थापना को लेकर तमाम चीजें यहाँ पर दर्शाई गई है। चलिए आगे चलते हैं। अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस मंत्रालय ने
दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में हिस्सा लिया है। अच्छा, कुछ जानकारी हमने इससे संबंधित पिछले वीडियो में भी आपको दिया था। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न के रूप में इसे शामिल करने का एक रीज़न यह भी है कि आप लोग इसे मतलब एक्सप्लेनेशन को आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रश्न पे ही फ़ोकस रहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न के अलावा आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है पीडीएफ में, जो मंथली पीडीएफ होता है, उसको ज़रूर पढ़िए, तभी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है? एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती है। प्रश्न में तो एक ही जानकारी होती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, तो वो पढ़ना अनिवार्य है, अगर आपको 100% सफलता चाहिए तो। फिलहाल यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 का जो आयोजन यहाँ पर हुआ है दुबई में, तो इसमें भारत सरकार के किस मंत्रालय ने भाग लिया है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि पर्यटन मंत्रालय ने इसमें भाग लिया है। देखिए, वैश्विक व्यापार शो अरेबियन ट्रैवल मार्केट यानी कि एटीएम 2024 का जो आयोजन है ये दुबई में, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित हुआ, जो कि दुबई संयुक्त अरब अमीरात में ये दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, यहीं पर ये आयोजित किया गया 6 से लेकर 9 मई 2024 तक, और ये इसका 31वां संस्करण था। और आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि सशक्त नवाचार उद्यमिता के माध्यम से यात्रा में बदलाव, ये 2024 के 31वें संस्करण का थीम था, या फिर यूं कहें ये इसका विषय था। अच्छा, अरेबियन ट्रैवल मार्ट जो कि अभी हाल ही में दुबई में आयोजित हुआ, ये आखिर है क्या? इसे आसान शब्दों में इस प्रकार से आप समझेंगे, यह यात्रा पेशेवरों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए एक वैश्विक व्यापार मंच है, और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार भी इसमें भाग लिया है। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से संबंधित है। नेक्स्ट नवा प्रश्न है कि हाल ही में 7 मई 2024 को दुनिया भर में मनाई गई विश्व एथलेटिक्स दिवस यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे का विषय यानी कि थीम क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि वर्ल्ड माइल चैलेंज। ये 2024 का वर्ल्ड एथलेटिक्स डे का थीम है। यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रत्येक वर्ष 7 मई को पूरी दुनिया में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल और व्यायाम को बढ़ावा देना है, और पहली बार ये दिवस मनाया गया था 1996 में, यानी कि 1996 में। 2024 में इसके थीम यानी कि विषय है वर्ल्ड माइल चैलेंज। ठीक है? ये प्रश्न है कि 7 मई 2024 को भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट से कौन सी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाली थी, किंतु तकनीकी खराबी के कारण इस मिशन को टाल दिया गया। तो ये तीसरी बार होता अगर ये उड़ान सफलतापूर्वक भरा जाता। करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि तीसरी बार। अब आपको यहाँ पर इसको लेकर जानकारी दे दूं कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष के नासा, यहाँ पर के नहीं बल्कि यहाँ पर में होगा, अंतरिक्ष में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरने वाले थे। लेकिन उड़ान से कुछ समय पूर्व या फिर कुछ समय पहले बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट जिससे उड़ान भरने वाले थी, इसमें कुछ तकनीकी यानी कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से ये उड़ान को टाल दिया गया। आप यहाँ पर सुनीता विलियम्स को इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, ये उड़ान को टाल दिया गया है। अब यहाँ पर सुनीता विलियम्स को लेकर जो जानकारी एक्चुअली प्रश्न में हमने पूछा था कि कौन सी बार ये उड़ान भरने वाली थी, तो ये तीसरी बार। इससे पहले जो 2 बार इन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी या फिर जो अंतरिक्ष की जो यात्रा इन्होंने किया है, ये वर्ष 2006 और 2012 में। वर्ष 2006 में अंतरिक्ष में 195 दिन और 2012 में वे 127 दिन अंतरिक्ष में रही थी। ये तस्वीर को आप लोग ज़रूर जानते होंगे, बहुत जगहों पे आपने देखा होगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल की रहने वाली है, लेकिन यह है अमेरिकी नागरिक, यानी कि भारतीय मूल की है, इनका जो ओरिजिन है ये भारत है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि फ्लाइंग वेज डिफेंस के द्वारा अभी हाल ही में इसका कह सकते हैं अनावरण किया गया है। देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में 4 मई 2024 को बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म, जिसका नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस, इसने भी हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किया है, जो कि आप यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि भारत घाना के बीच हाल ही में 2 से 3 मई 2024 को संयुक्त व्यापार समिति का कौन सा सत्र घाना की राजधानी अक्रा में आयोजित किया गया है? तो ये कौन सा सत्र था? करेक्ट आंसर होगा ये इसका चौथा सत्र था, जो कि यहाँ पर खास करके संयुक्त व्यापार समिति के सत्र की हम बात कर रहे हैं। तो ये चौथा सत्र यहाँ पर घाना के राजधानी अक्रा में आयोजित हुआ है।
तो आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी थी, हालाँकि कई सारे प्रश्न छूटे हुए हैं, ज़रूर हम इसको आगे कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर इतना ध्यान रखिए और जो हमने बतलाया था कि एप्लीकेशन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है, तो एप्लीकेशन को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग अपडेट का इंतज़ार कीजिए, ठीक है? और आप लोग ख़ास करके जो हमारा वेबसाइट है, इसके माध्यम से भी चीज़ों को सही तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। जो वेबसाइट है, वो न्यूली लॉन्च हुआ है और सही तरीके से चल रहा है, आप लोग वहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ख़ास करके ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देने के लिए। पीडीएफ मटेरियल वो तमाम चीज़ें वेबसाइट पर भी हैं, आप लोग चाहें तो वो भी वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की घोषणा के अनुसार आगामी महिला टी20 विश्व कप 2024 का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा? इस वीडियो में भी यहाँ पर हमने इसको लेकर जानकारी दिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?